हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। देखिए, जो है पंचवर्षीय योजना, बेरोजगारी, कृषि विकास और गरीबी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए टॉप 100 एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीस कुरियन संबंधित है। तो देखिए, कौन सी क्रांति से संबंधित है वर्गीस कुरियन? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीस कुरियन। देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वे भारत के मिल्कमैन भी कहलाते हैं। वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था। तो इतना आपको याद रखना है वर्गीस कुरियन के बारे में। नीली क्रांति संबंधित है। देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मछली पालन से संबंधित है। नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। देखिए, नीली क्रांति योजना के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाता है। नीली क्रांति योजना को भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। भूरी क्रांति संबंधित है। देखिए, भूरी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है भूरी क्रांति। देखिए, भूरी क्रांति कॉफी उत्पादन और उर्वरक उत्पादन से जुड़ी है। भूरी क्रांति की शुरुआत विशाखापट्टनम जिले के आदिवासी इलाकों में हुई थी। इस क्रांति की पहल आदिवासियों को पर्यावरण के अनुकूल कॉफी उगाने का प्रशिक्षण दिया गया था। स्वर्ण क्रांति संबंधित है। देखिए, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्प कृषि से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। देखिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से जुड़ी हुई है। ये क्रांति साल 1991 से 2003 के बीच चली थी। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक टुटेज को माना जाता है। आर्थिक नियोजन हिस्सा है। तो देखिए, इनमें से किसका हिस्सा है आर्थिक नियोजन? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है आर्थिक नियोजन। देखिए, आर्थिक नियोजन किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य तय करने और संसाधनों के आवंटन से जुड़ा होता है। आर्थिक नियोजन के जरिए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियां बनाई जाती है। योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। देखिए, सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया था। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ था। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो डी है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये 66 से 71 तक नहीं थी, क्योंकि हमें पता है 66 से 69 तक योजना अवकाश था। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली थी। इस योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की समस्या को ठीक करना था। यह योजना गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है गरीबी उन्मूलन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है गरीबी उन्मूलन। देखिए, गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इस योजना को गरीबी हटाओ के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो देखिए, इनमें से क्या अवधि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 2012 से 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी।
देखिए भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना का मकसद सुदृढ़ समावेशी विकास करना था। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? तो देखिए कौन सी थी वो पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि केवल 4 वर्ष थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सिर्फ 4 वर्ष की थी। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल के लिए थी। इसकी अवधि 1974 से 1978 तक थी। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी इस मॉडल पर आधारित? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल को भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने विकसित किया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ वीडियो को 2 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस कौन सा क्षेत्र था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र पर था। इसमें देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना थी। क्षेत्र उन उद्यमों और काम के स्थानों का समावेश करता है जहां रोजगार की अवधि नियमित रूप से होती है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है वो? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठित। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी। तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी। देखिए सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत साल 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इस योजना का मकसद बंजर जमीन पर वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना था। किस प्रकार के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश सीएसीपी द्वारा की जाती है? तो देखिए किस प्रकार के उत्पादों की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश सीएसीपी के द्वारा की जाती है। देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी खरीफ और रबी सीजन की फसलों, गन्ने, कच्चे जूट और खोपरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। हरित क्रांति ने किस फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की? तो देखिए कौन सी फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की थी हरित क्रांति ने? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं में सर्वाधिक सफलता हासिल की थी। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV के बीजों का इस्तेमाल किया गया। हरित क्रांति ने गेहूं और चावल जैसी फसलों में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की थी। कृषि उत्पादों का मानकीकरण और उन्नयन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो देखिए कौन सी संस्था के द्वारा ये किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, विपणन और निरीक्षण निर्देशालय के द्वारा कृषि उत्पादों का मानकीकरण और उन्नयन किया जाता है। देखिए कृषि उत्पादकों का मानकीकरण और उन्नयन विपणन और निरीक्षण निर्देशालय यानी कि DMI करता है। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसे एगमार्क और मानकों के नाम से भी जाना जाता है। खेती के साथ पशुपालन करना कहलाता है। तो देखिए खेती के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे मिश्रित फार्मिंग या मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। देखिए जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई है? तो देखिए किस कारण से नहीं पहुंच पाई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, छोटी जोतों के कारण जो कृषि की उपलब्धि है वो अपने अधिकतम स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। भारत में कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई। इसके कई कारण हैं, छोटी जोतें, खराब संसाधन प्रबंधन, असंगत उपयोग,
विकास उन्मुखी नीतियों का अभाव, कृषि संस्थान और बुनियादी ढांचे अविकसित, भूमि संसाधनों का असमान वितरण, गरीबी और अभाव, ये सभी कारण हैं कृषि की उपलब्धता अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंचने का। भारतीय कृषि में उच्च उपज बीज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो देखिए कब हुई थी ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 1966 में, 1966 में उच्च उपज बीज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए भारतीय कृषि में उच्च उपज बीज या हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत साल 1966-67 में हुई थी। इसे उच्च उपज किस्म कार्यक्रम या HYVP के नाम से भी जाना जाता है। भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था? तो देखिए किस वर्ष बना है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इस आयोग की स्थापना देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए की गई थी। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रही थी? तो देखिए कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रही थी। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन भारत लगभग 6.8% की औसत वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहा, जो लक्षित दर से अधिक थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। देखिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल या पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? तो देखिए किसके द्वारा ये की गई थी, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की गई थी। देखिए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल की वकालत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। एगमार्क किस मानक की गारंटी है? तो देखिए इनमें से किस मानक की गारंटी है एगमार्क, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। गुणवत्ता की गारंटी है एगमार्क। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला प्रमाणन चिन्ह है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य भंडार जो बम्पर फसलें वाले वर्षों में बनता है उसे कहते हैं, तो देखिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। उन्हें बफर भंडार कहा जाता है। कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो देखिए इनमें से क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आय असमानता, ये कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। सरकार ने नरेगा योजना का नाम बदलकर किस नए नाम से योजना को लाया था? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। महात्मा गांधी का नाम आगे जोड़ के इसे मनरेगा कर दिया गया था। देखिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया था। यह एक अधिनियम श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो देखिए कौन सी प्रकृति की बेरोजगारी पाई जाती है भारत में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, मतलब मौसमी और प्रच्छन्न, ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। ऐसी परिस्थिति जहाँ लोग की आय उनके न्यूनतम खपत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे पूर्ण गरीबी कहा जाता है। भारतीय कृषि को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प भूमि श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय कृषि को परिभाषित किया जा सकता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो देखिए इनमें से कौन सी प्रणाली शुरू की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था? तो देखिए इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना एक शोध संस्थान के रूप में की गई थी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो देखिए कौन से क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। देखिए भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक आम रूप है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में लगे हों। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के तहत पर्यावरणीय धारणीयता को महत्व दिया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए सामाजिक लामबंदी और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना 9वीं पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में से एक था, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में किसे स्थापित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। देखिए यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषित संबंधी उपायों का ध्यान रखता है तथा उसे मजबूत बनाता है। कृषि का व्यवसायीकरण बताता है, तो देखिए क्या बताता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन। ये कृषि का व्यवसायीकरण बताता है। भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी? तो देखिए किसे दी थी प्राथमिकता? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि को प्राथमिकता दी थी पहली पंचवर्षीय योजना में। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य शरणार्थियों का पुनर्वास, कृषि विकास और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था? तो देखिए कौन सी है ये पंचवर्षीय योजना? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। देखिए भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का मकसद आर्थिक शक्ति और धन के बढ़ते संकेंद्रण को ठीक करना था। यह योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर केंद्रित थी। ये योजना 1969 से 1974 के लिए रखी गई थी। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है? तो देखिए किस कारण से होती है संरचनात्मक बेरोजगारी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास मौजूद कौशल और बाजार में उपलब्ध नौकरियों के बीच अंतर होता है। ये बेरोजगारी की एक श्रेणी है। इनमें से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है? तो देखिए कौन सी संस्था है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। इन सुधारों को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया था। इन सुधारों को उदारीकरण के नाम से भी जाना जाता है। सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए कौन से मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये योजना साल 1951 में शुरू की गई थी।
ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को ध्यान में रखे। यह ब्रटलैंड कमीशन का मुख्य बिंदु था। इसे डैश विकास कहते हैं। तो देखिए इसे कौन सा विकास कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे धारणीय या सस्टेनेबल या सतत विकास कहा जाता है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को ध्यान में रखे, उसे सतत विकास कहते हैं। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। भारत में नई कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो देखिए जो नई कृषि नीति है वो कब लागू की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए बी हो जाएगा। 1966 में नई कृषि नीति लागू की गई थी। भारत में 1966-67 के दौरान एक नई कृषि रणनीति प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किसे प्राथमिकता दी? तो देखिए कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। भारत में कितनी भूमि के भूमि सुधारक किसान को छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले जो किसान होंगे उन्हें छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस समय मंदी अवधि रहती है? तो देखिए मंदी अवधि कब रहती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। जनवरी से जून का जो समय रहता है वो मंदी अवधि रहती है। कृषि क्षेत्र किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मतलब औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को खाना एवं कपड़े देकर, कच्चा माल की आपूर्ति करके कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए किसके द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मांग एवं आपूर्ति के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। ये कीमत निर्धारण तंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो देखिए इनमें से किस पर निर्भर करता है आर्थिक विकास? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, इन सभी पर मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। उपयुक्त सभी जिस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनियमन से मुक्त करना कहलाता है। तो देखिए इसे ये क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उदारीकरण कहलाता है। देखिए अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनियमन से मुक्त करने को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। तो देखिए किसे बढ़ावा देकर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। समावेशी विकास। दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। दूसरी हरित क्रांति का मकसद कृषि उत्पादन बढ़ाकर समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन सा वक्र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध दिखाता है? तो देखिए कौन सा है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिलिप वक्र ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। देखिए फिलिप वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है। यह एक आर्थिक सिद्धांत है। ये वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के बीच अल्पकालिक संबंध को दिखाता है। किसी देश की जन्म दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो देखिए किस प्रकार परिभाषित करेंगे किसी देश की जन्म दर को? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 जन्म की संख्या
ये जन्म दर को परिभाषित करता है। देखिए भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो देखिए कब बना था ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन या WTO का सदस्य बना था। भारत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। इनमें से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो देखिए कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए प्रधानमंत्री भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसे सरकार द्वारा 2015 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। ऐसी बेरोजगारी जो व्यापार गतिविधियों में सामान्य मंदी से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, तो देखिए उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए व्यापार गतिविधि में सामान्य मंदी से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी आर्थिक मंदी के दौरान होती है। ऐसी बेरोजगारी जो किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती हो जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं, तो देखिए उसे कौन सी कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण जनित बेरोजगारी इसे कहा जाता है। देखिए जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाता है तो उसे घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। इसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, यह व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी निश्चित समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग सामान्य मांग से कम रहती है उसे कहते हैं, तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए ऐसी बेरोजगारी जो साल के किसी खास समय में होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग कम होती है। पूर्ण रोजगार वह स्तर है जिस पर, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कोई बेरोजगारी ना हो। ऐसी बेरोजगारी जो मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन से नहीं बल्कि औद्योगिक संगठनों द्वारा तकनीकी सुधार करने से उत्पन्न होती है कहलाती है, तो देखिए कौन सी कहलाती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, इसे ढांचागत बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए ऐसी बेरोजगारी जो तकनीकी सुधारों से उत्पन्न हुई है उसे संरचनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी तब होती है जब तकनीकी बदलाव की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता क्या है, तो देखिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नव माल्थसवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो देखिए सिद्धांत पूछा भी गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, संसाधनों की कमी से संबंधित है नव माल्थसवादी सिद्धांत। देखिए नव माल्थसियन सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच संबंधों से जुड़ा है। ये सिद्धांत थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव पर जोर देता है। निम्न में से किस एक को प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, तो देखिए किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए क्या था तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, कृषि। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। इनमें से क्या लॉरेंज वक्र को प्रदर्शित करता है, तो देखिए क्या प्रदर्शित करता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, आय वितरण को प्रदर्शित करता है लॉरेंज वक्र। देखिए लॉरेंज वक्र किसी देश में आय और धन के वितरण को दिखाता है। यह एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। लॉरेंज वक्र आय असमानता को मापने का एक तरीका है।
सैप का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष कार्य योजनाएं या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये सैप का नाम होता है। देखिए ये उपाय निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। सैप ने सामाजिक बुनियादी ढांचे, कृषि और जल नीति पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो देखिए कौन से आधार पर इसे विभाजित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इसे विभाजित किया गया। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्गत विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए भारत में कृषि आय को मापने के लिए उत्पादन विधि या निर्गत विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में खेती से होने वाली आय, कृषि भूमि से होने वाली आय, भवन संरचनाओं, फार्म हाउस और उपकरणों का हिसाब लगाया जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय ये की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो जोड़ा गलत है वो है ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक नहीं थी ये। तो ये वाला जो जोड़ा है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए पांचवी पंचवर्षीय योजना का ईयर कब से कब तक था। इनमें से कौन भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्थान है? तो देखिए कौन सा है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। ये भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्थान है। इनमें से किसने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल के द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। तेंदुलकर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबी मापने के लिए तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया था। इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा 2005 में गरीबी का आकलन करने के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। इसने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए रियल एस्टेट कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। कृषि मंत्रालय ने एपीएमसी अधिनियम 2017 का अनावरण किया। इसमें प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश को किस प्रकार परिभाषित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, एकल एकीकृत बाजार के रूप में परिभाषित किया गया। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए और अधिक स्वतंत्रता हेतु देने हेतु कृषि मंत्रालय ने राज्य संघ राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 का अनावरण किया है, जिसमें प्रत्येक राज्य संघ को एक एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें से किसने 1944 में गांधी योजना तैयार की थी? तो देखिए किसने की थी गांधी योजना तैयार? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, एसएन अग्रवाल ने गांधी योजना तैयार की थी। गांधी योजना का प्रारूप 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए डी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को प्रस्तुत किया गया था। देखिए हरित क्रांति को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई थी। इनमें से कौन आबादी में पठारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए कौन करता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो तो ये आबादी में पठारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था।
भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मकसद समावेशी विकास था। ये योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इस योजना में समावेशी विकास के लिए कई रणनीतियां बनाई गई थी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इन्हें स्थापित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये बनाए गए। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात मिलों का विकास किया गया था। कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये शुरू किया गया था। देखिए कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम 2004 में देश के 150 जिलों में शुरू किया गया था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। देखिए 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए कौन सा है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य विकास दर क्या थी? तो देखिए क्या लक्ष्य विकास दर रखी गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की? तो ए करेक्ट हो जाएगा, 8% लक्ष्य विकास दर रखी गई थी। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। ऐसा क्षेत्र जो छोटा एवं अस्त व्यस्त इकाइयों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और ऐसी इकाइयां सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है कहलाती है। तो देखिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, इन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है, ऐसी बेरोजगारी जिसे सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि योग्यता रखने वाले शिक्षित लोग नौकरी पाने में असमर्थ हों। इनमें से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो देखिए किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। देखिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये माना गया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये माना गया था। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? तो देखिए इनमें से क्या लाया गया योजना आयोग के स्थान पर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, नीति आयोग लाया गया योजना आयोग के स्थान पर। देखिए नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है जिसे 2014 में मोदी सरकार के चुनाव के बाद स्थापित किया गया था। उन्होंने चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था, उसकी जगह पर नीति आयोग लेकर वो आए थे। नीति आयोग का क्या अर्थ है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने तैयार किया? तो देखिए किसके द्वारा ये तैयार किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो देखिए कौन सी थी वो? तो ए करेक्ट हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना जो है सिंचाई परियोजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। देखिए इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा, हीराकुंडा और दामोदर घाटी बांध शामिल है। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन देखा गया?
तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया था। देखिए, भारतीय रुपए का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ? तो देखिए, कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति दिवस, ये दोनों ही जो हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। पांचवी योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया था? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये डीपी धर के द्वारा पांचवी योजना के दौरान पेश किया गया था। देखिए, ये कार्यक्रम लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।